हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो दहन और जला जो लेसन था 8th क्लास का, लेसन नंबर 6, उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है ईंधन के बारे में, ईंधन की क्षमता के बारे में, ईंधन की परिभाषा जो है, वो जो बचा हुआ टॉपिक वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। पिछले टॉपिक में हमने ज्वाला के बारे में, ज्वाला की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम ईंधन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं अधिक। पेज नंबर 72 पर अपन 6.6 टॉपिक नंबर ईंधन क्या है उसके बारे में बात है। ठीक है। तो ईंधन के बारे में जानने से पहले आपको जानना है कि ईंधन किस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जहाँ पर क्या होता है, इनको जला किसी चीज़ को जलाकर उससे ऊष्मा निकाली जाती है। ठीक है। तो ऊष्मा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के ऊष्मा के स्रोत के रूप में लकड़ी है, आपका कोयला है, कोयले के बाद आपका पेट्रोल है, पेट्रोल के बाद डीजल है। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये सब सारे क्या होते हैं, मिट्टी का तेल है, सब बहुत सारे पदार्थ है, ये सब क्या कहलाते हैं, सारे क्या कहलाते हैं, सब ईंधन कहलाते हैं। ठीक है। अब ये पदार्थ सारे ईंधन कहलाते हैं। और अच्छे ईंधन की परिभाषा की बात हो रही है यहाँ पर कि अच्छा ईंधन किस प्रकार से होता है। अच्छा ईंधन सहजता से जो उपलब्ध हो सके, दूसरा सस्ता हो, ठीक है, वायु में सामान्य दर से सुगमता से जलता हो, ठीक है, तीन, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न, अधिक मात्रा की ऊष्मा की दहन की तो बात होती है कि जो अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, सबसे मेन वो तो अधिक ऊष्मा उत्पन्नता करता, और जलने के पश्चात कोई भी अपशिष्ट पदार्थ वो वायु में न छोड़े, अवांछनीय पदार्थ न छोड़े। तो ये सब क्या होती है, सारी क्या होती है, एक अच्छे ईंधन की क्या होती है, निशानी, खासियत होती है। ठीक है। अब आपने अभी जो बात है इतनी सारी की ईंधन की, ये सारी चीज़ें खूबियाँ उसमें होनी चाहिए, पर संभव तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सा भी ईंधन में सारी खूबियाँ सब में पाई जाएगी, कि इसमें अपन आदर्श ईंधन जिसको मान सके कि इसमें सारी चीज़ें पाई जा सके। ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा ढूंढना चाहिए जो ज़्यादा इनमें से ज़्यादा खूबियाँ खुद में रखता हो। ठीक है। अब क्या होता है, जो जितने भी सारे ईंधन है यहाँ पे जो बता रहे, ईंधन के मूल्यों क्या होती है, भिन्नता हो, कुछ ईंधन तो बहुत सस्ते होते हैं, कुछ ईंधन क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है। अब जिन ईंधनों से आपकी परिचय, जिन ईंधनों को अपन पहचानते हैं, किन ईंधनों को अपन पहचानते हैं, यहाँ पे नाम भी लिख रखे हैं। ठीक है। तो उनकी एक सारणी बना रहा, और 6.3 सारणी दे रखी कि ईंधन के प्रारूप, इस प्रारूप में आपको क्या करना है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन, तीनों प्रकार की जो पदार्थ के जो रूप होते हैं, गैस, द्रव और ठोस, तीनों प्रकार के ईंधनों को क्या करना है, इसको तो शामिल करना है कि ठोस को अलग रखना है। ठोस जैसे आपको कोयला रखा है, द्रव ईंधन के रूप में मिट्टी, पेट्रोल, डीजल अपन देख सकते हैं, गैस के रूप में प्राकृतिक गैस दे रखी, तो अलग अलग अपने वहाँ पर इन तीनों को अलग करना है। अब अपन आ जाते हैं ईंधन की क्षमता के ऊपर। ठीक है। क्षमता के ऊपर कि ईंधन की क्षमता कितनी क्षमता से वो जल सकता है, कितना उसमें से उष्मा वो वहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि गोबर की जो उपले कंडे, जिनको अपन बोलते हैं घर में अपन उपयोग, उनका बाटी बनाने में उनको जो उपयोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, कोयले की बात कर ले, एलपीजी की बात कर ले, इन तीनों को जलाकर अपने को पानी गर्म करना है, तो किससे अधिक तेज गति से पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अपन सोचेंगे कि बहुत जो जल्दी उष्मा है तो उससे पानी जल्दी गर्म होगा, नहीं तो जिससे उष्मा कम निकलती है उससे अपन क्या करते हैं, उससे पानी गर्म हो तो जाएगा पर बहुत लेट गर्म होगा। ठीक है। आप किसको चुनेंगे, अपन अच्छी तरीके से जाते हैं अपन एलपीजी को ही चुनेंगे, क्योंकि उसमें से क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में उसमें से उष्मा निकलती है। ठीक है। हेल्प लेने के लिए आप अपने गार्जियन, मदर फादर की, घर में आपके जो मम्मी पापा उनके अपन मदद ले सकते हैं। ठीक है। अब ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेंगे नहीं, करते हैं पर आगे पीछे करेंगे। ठीक है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसका वो क्या कहलाता है, ऊष्मी मान कहलाता है। ऊष्मी मान कहलाता है, मतलब 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसका वो क्या कहलाता है, उसका वो ऊष्मी मान कहलाता है। तो ईंधन के ऊष्मी मान को ईंधन के ऊष्मी मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा के माध्यम से इसको दर्शाया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम के माध्यम से ईंधन के ऊष्मी मान को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। अब कुछ ईंधन के जो ऊष्मी मान, यहाँ पे एक सारणी बना रखी है, पेज नंबर अगले पेज पर आ जाए 73 पर, तो आपको कुछ सारणी बना रखी है, सारणी 6.4 में। यहाँ पे एक तरफ ईंधन दे रखे और दूसरी तरफ उनके ऊष्मी मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में, उनका ऊष्मी मान इतना इतना है। तो यहाँ से अगर आप इसको अगर आप ध्यान से देखिए पढ़े तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस ईंधन का ऊष्मी मान कितना। अब जिस ईंधन का ऊष्मी मान जितना ज़्यादा वो उतना क्या होता है, पावरफुल होता है। इसलिए अगर आप बात करें, एक दो ईंधन की बात करें, जैसे कि पेट्रोल,
पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल, तो लगभग लगभग इनका सबका औष्णिक मान 45,000 के आसपास ही होता है। ठीक है, इनके औष्णिक मान है जो किलो जूल है प्रति किलोग्राम में, मतलब 1 किलोग्राम की जो इनकी कैपेसिटी उसमें वो इतना ऊष्मीय मान उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। और जितना ऊष्मीय मान वो बाहर निकालेंगे जितना कम मात्रा में, तो वो उतने क्या कहलाते हैं, महंगे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन लकड़ी कोयले की बात कर रहे हैं और लकड़ी कोयले की अपेक्षा पेट्रोल डीजल जो होते हैं उनका उसमें मान ज्यादा है, तो पेट्रोल डीजल के थोड़े महंगे होते हैं। इससे भी और महंगे होते हैं तो सीएनजी एलपीजी की जो होती है वो इनसे भी महंगी, क्योंकि वो क्या करती है, इससे और अधिक ऊष्मा में वो ऊष्मा बाहर निकालती है। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं कि ईंधन के दहन से जब ईंधन जलता है जिस चीज उनसे हानिकारक उत्पाद क्या क्या बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब सबसे बढ़िया और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईंधन जो जला रहे हैं उससे क्या होता है, हानिकारक पदार्थ बाहर निकल रहे होते हैं, उससे क्या होता है पर्यावरण पर भी बहुत हानिकारक नुकसान इनका पहुंचता है। जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे जो होते हैं क्या करते हैं, कार्बन जब भी ईंधन जलता है तो इनसे कार्बन का जो बिना जले जो कार्बन के जो कण होते हैं बाहर छोड़े जाते हैं, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कण, सूक्ष्म कण क्या होते हैं, ये जो आपकी जो अस्थमा और दमा जो रोग होते हैं उसमें ये बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। और जो बीमारी जो उत्पन्न करते हैं दमा, उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान इनका होता है, क्योंकि क्या करते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है, उनसे ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है, अब इनका अपूर्ण दहन होता है ईंधनों का, सबका पूरी तरीके से जल नहीं पाते, तो इनसे क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है जो आपका और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैलकारी गैस होती है, जिससे कि जिससे जो कि कोयले से लगभग निकलती है, क्योंकि उसमें से कार्बन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर बंद कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे कोयला या फिर धुआं निकल रहा है, अगर बंद कमरे में अगर अपन सोए तो हो सकता है कि इस धुएं से अगर कमरा बंद होकर अपन वहीं सोए रह गए, हो सकता है कि आपकी वहाँ पे मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि ऐसे कमरे में कभी ऐसी जगह नहीं सोए जिसमें कमरा पूरी तरीके से पैक और उसमें तो धुआं निकलता है, तो वहाँ से क्या हो सकता है, अपने खुद का क्या होता है, व्यक्ति का दम भी घुट सकता है, सांस लेने में परेशानी वहाँ पे शुरू हो सकती है। ठीक है, अब अधिकांशतः जो ईंधन होते हैं ईंधन से क्या होती है, ज़्यादातर जो ईंधन जलते हैं खासकर जो मेन गैस निकलती है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मुख्यतः जो निकलने वाला जो जो प्रदूषक गैस है वही सबसे सामने आती है। ठीक है, अब वायु में इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या हो रहा है, विश्व उष्णन, विश्व उष्णन जिसको अपन इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब इस गैस के कारण संपूर्ण वातावरण में तापमान का जो बढ़ना होता है वो क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन पूरी तरीके से। ठीक है, अब विश्व उष्णन के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का आसपास का वातावरण का तापमान तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, जितने भी हिमनद है, हिमनद मतलब ग्लेशियर जो बर्फ से ढके हुए पूरे पृथ्वी पर जगह है, वो क्या धीरे धीरे उनकी तापमान से धीरे धीरे पिघलना शुरू करेंगे। समुद्र का जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और समुद्र के पानी का लेवल में जो बढ़ रहे हैं तो समुद्र के किनारे जो बसे हुए जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बाढ़ की चपेट में वो बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सब तरह से चौपट हो जाएगी। तो इस तरीके से बाढ़ की समस्या भी हो जाएगी और आर्थिक नुकसान भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो CO2 जो गैस मुख्यतः बाहर निकल रही है इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है, जो कोयले और डीजल से अत्यधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अपन यहाँ पे CO2 की बात करिए, यहाँ पर अपन SO2 की बात करें। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, किससे निकलती है, कोयले और डीजल, जो बहुत ही दम घोटू मतलब इतनी खतरनाक गैस होती है कि अपना दम घोट लेंगे, अपना सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि क्या करते हैं, वर्षा के जल में घुल जाते हैं। यही नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, वर्षा के जल में घुल जाते हैं, और वर्षा जल के जल इनके साथ में मिलता है तो ये जो चीज कहलाती है वो क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा। वर्षा का जल जब इस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में मिल जाता है तो ये चीज़ क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, और वही अम्ल वर्षा जो होती है क्या करती है, फसलों को, भवन को, मृदा को अम्ल वर्षा बहुत ही नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इस अम्ल वर्षा के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ रहे हो और आगे भी थोड़ा और इस बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में क्या यूज, जनरली क्या यूज़ कर रहे हैं, अपन डीजल यूज़ कर रहे हैं, अपन पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, अपन ये ज़्यादातर अपन वाहनों में दो चीज़, पेट्रोल और डीजल ही उपयोग करते हैं। अब इनसे क्या हो रहा है, क्योंकि इनसे सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो बहुत, इसके ऑक्साइड से बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलते हैं, इससे प्रदूषण भी बहुत होता है और बहुत परेशानियों का सामना भी अपना उठाना पड़ता है, अम्ल वर्षा इसके कारण होती। तो आजकल क्या होने लग गया है, इसकी जगह पर CNG के बारे में आपने सुना भी होगा। CNG का जो फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये एक ऐसी गैस होती है जो क्या करती है,
इनसे अधिक स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोल डीजल जो है इनसे थोड़ा अधिक स्वच्छ ईंधन है, मतलब ये भी सल्फर और ऑक्साइड को बाहर निकालती है पर बहुत कम मात्रा में, इतनी नहीं निकालती जितने कि पेट्रोल डीजल निकालते हैं, और थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। इसलिए क्या करते हैं अपन सीएनजी का उपयोग अपन ज़्यादातर अपन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लेसन लगभग यहाँ पर पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए, पूरे लेसन के वीडियो। कुछ समझ में अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूछें, ठीक है। बुक भी साथ लेकर पढ़ते रहिए, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ अगर छूट जाए या फिर कोई चीज़ आपको समझ में आता है, उसको बुक को रीडिंग लगाकर आप पढ़ चुके। इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको सेंड कर दूँगा, तो उसको आप कॉपी में लिख लें और मुझे सेंड करें। थैंक यू।